हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फैक्टोरियल के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट? यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट हम बोलेंगे एनसीआर को। ये जो एनसीआर है, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तो इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे एन ऊपर और आर नीचे। ये एन और आर थोड़ा छोटा करके लिखे जाते हैं सी के कंपैरिजन में। दूसरा इसको लिखने का तरीका इस तरह से भी होता है एन आर, ये भी इसको लिखने का ही तरीका है। और तीसरा तरीका इसको लिखने का कुछ इस तरह से भी होता है सी एन कोमा आर। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको लिखने के। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। एनसीआर होता क्या है? एनसीआर हमारा जो है, इसको हम जो बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, इसके बारे में और डिटेल में तो हम पढ़ेंगे वैसे हमारे चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। मगर अभी के लिए हमें इसका फार्मूला ध्यान में रखना है। एनसीआर का जो फार्मूला होता है ये होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा फार्मूला है एनसीआर के लिए। मगर ये फार्मूला तब इसका एप्लीकेबल होता है जब एन की वैल्यू जो है वो आर से बड़ी या बराबर हो। इसमें जो एन है हमारा वो नेचुरल नंबर ही होगा, और जो आर है हमारा वो होल नंबर हो सकता है। मतलब वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के लिए एन की वैल्यू आर से बड़ी होनी चाहिए। अगर एन आर से छोटा है, एन इज लेस देन आर, तो एन सी आर की वैल्यू जीरो होती है। नॉट डिफाइन नहीं कहना है। कुछ लोग इसको गलती से इस तरह से बोल देते हैं कि एन सी आर का मतलब वैल्यू जब एन आर से छोटा है तो नॉट डिफाइन होगा। नहीं, जब एन आर से छोटा है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। उसका कारण हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में देखेंगे क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट को खोलने का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे, मुझे कहा जाए भाई 10 से 3 फाइंड आउट करना है, तो किसके इक्वल होगा 10 से 3? तो 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 10 - 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ऊपर 10 फैक्टोरियल है और नीचे जो बड़ा फैक्टोरियल है वो 7 फैक्टोरियल। तो आप इस 10 फैक्टोरियल को खोल लीजिए। 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, जो नीचे बड़ा फैक्टोरियल है वहां तक आप इसे खोल लीजिए। और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसे आप एक्सपेंड कर लीजिए 3 to 1। और 7 फैक्टोरियल जो है हमारा, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा कैंसिल ही हो जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो कर लीजिए। यहाँ से 3 से ये 9 कैंसिल होने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो ये 10 से 3 की इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हमें कहा जाए फाइंड आउट 8 से 2। तो 8 से 2 फाइंड आउट करने तो क्या करेंगे, ऊपर n फैक्टोरियल, n का मतलब है 8 यानी कि 8 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल, और 8 - 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप एक्सपेंड खोले 8 फैक्टोरियल को, तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल यहाँ तक खोल लीजिए। और नीचे जो है हमारा 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा। 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, देखिए ये सीधा इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 28। तो इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे n और r के बारे में ध्यान रखिएगा। जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है, n की वैल्यू नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। और r भी हमारा होल नंबर होगा, r की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर, ये नेचुरल नंबर भी हो सकती है। अगर आप कोई हमसे कहे भाई 7.3c4 की वैल्यू, तो ये हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन में ले ली गई है। तो n और r की वैल्यू अगर कहीं फ्रैक्शन में नेगेटिव में दिखाई दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारा NCR। तो इसको खोलने का एक तरीका तो ये बताया मैंने, जो फार्मूला था इस तरह से। एक थोड़ा और भी हम इसको आसानी से खोल सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसको खोलने के लिए हम दूसरा ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे NCR है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n × n - 1 × n - 2 एंड सो ऑन।
अप टू आर टर्म्स, आर टर्म्स तक इसको लेना है और नीचे है आर फैक्टोरियल। ये इसको एक्सपेंड करने का दूसरा फार्मूला। इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है कि एन आर से बड़ा या बराबर होना चाहिए, एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ठीक है, ये फार्मूला तब नहीं लगेगा जब एन आर से छोटा होगा, क्योंकि ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाले फार्मूले को ही सिंप्लीफाई करके लिखा गया। यूज किस तरह से करना है, जैसे हमें कहा जाए भाई 15c 3x फाइंड आउट करो, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें 15 को 3 टर्म्स तक खोल लेना है, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वही सेम है जो हमने पिछले पार्ट में किया था, बस इसमें जो 15 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल लिखा, तो वो 12 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद ही आया है, तो इससे थोड़ा समय बच जाता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये देखिए ये 5 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 35 इंटू 13, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 15c3 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से भी हम एनसीआर को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे 7c2 को खोलना है, तो सिंपल है, 7 को 2 टर्म्स तक खोलो, 7 इंटू 2 सॉरी 7 इंटू 6 7, और फिर उस एन माइनस आर की वैल्यू 2 है, मतलब सिर्फ 2 टर्म्स तक ही खोलना है, और नीचे 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये आ रहा है 21। तो इस तरह से हम एनसीआर को इस मेथड से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, बाइनोमियल कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज है हमें जिसे यूज करना होगा, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एनसीआर की, एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एनसीआर की वैल्यू और एनसी एन माइनस आर दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी, उसका कारण सिंपल है, देखिए एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन एन माइनस आर यानी कि इसका और इसका डिफरेंस लेना होता है, तो आ जाता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एनसीआर की वैल्यू है। अगर अब मैं इसी को यूज करके लिखना चाहूँ एन सी एन माइनस आर, तो कुछ नहीं है, बस आर की जगह पर एन माइनस आर आ गया, तो इसी फार्मूले में बस एन की जगह सॉरी आर की जगह पर एन माइनस आर रख दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सेम बन जाएगा। आर फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर उसके बाद यहाँ पर n माइनस आर, आर की जगह पर रखेंगे n माइनस आर, तो देखिए यही सेम हमारा r फैक्टोरियल बन गया। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये देखिए n सी n माइनस आर और n सी आर दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब जैसे मुझे कहा जाए 10c5 या 10c3, तो मैं लिख सकता हूँ ये किसके इक्वल होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से। r के मतलब 3 है, तो 10c3 इज इक्वल टू होना चाहिए 10c7। अगर हमें कहा जाए 20c4, तो 20c4 किसके इक्वल होना चाहिए, ऊपर तो 20, नीचे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 20 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 16, तो 20c4 इज इक्वल टू 20c16 होगा। अब मान लीजिए मुझे कहा जाता है 10c7 फाइंड आउट करने के लिए, और मैं सेकंड मेथड से अगर इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूं, ये जो आपको सेकंड मेथड बताया, अगर अब इस मेथड से मुझे कहा जाए भाई चलो 10c7 फाइंड आउट करो, तो 10c7 फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं सीधा इस मेथड को यूज करूं, तो मुझे 10 को 7 टर्म्स तक खोलना पड़ेगा, 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं जो भी आपको बताइए, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 10c7 को मैं लिख सकता हूँ 10c3। अब इसका एक्सपेंशन मैं इस फार्मूले से करूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हमारी आ रही थी 120। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी प्रॉपर्टी से आप दो छोटी छोटी बातें और याद रख सकते हो।
प्रॉपर्टी तो यही है हमारी, मगर इससे दो छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। पहली बात, NC0 और NCN दोनों की वैल्यू सेम होगी। NC0 यानी R को मैंने 0 ले लिया है तो N माइनस आर एन हो गया। तो याद रखिएगा NC0 और NCN की वैल्यू सेम होगी और कितनी होगी, 1। आप इस फार्मूले में रख के देख सकते हैं। ये NC अगर मुझे 0 फाइंड आउट करना है तो क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 दैट इज n फैक्टोरियल। तो कैंसिल करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ये सीधा रिजल्ट याद रखिएगा, NC0 या NCN दोनों की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से एक छोटा सा पॉइंट इससे और याद रखना है, NC1 की वैल्यू और NCN माइनस 1 की वैल्यू भी सेम होगी और ये होगी n के इक्वल। NC0 NCN दोनों की वैल्यू 1, NC1 और NCN माइनस 1 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी और वो n के इक्वल होगी। इसे भी आप फार्मूले की हेल्प से चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं, इस जगह पे कर लेते हैं। चलिए, NC1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r का मतलब है 1, अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए, इस n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अगर लिख दें और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा इसकी जो वैल्यू है वो n। तो इस तरह से NC1 और NCN माइनस 1 दोनों की वैल्यू n होती है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो इसी से प्रॉपर्टी से, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से बनी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB दिया हुआ है, अगर NCA इज इक्वल टू क्या है, NCB, तो आपका A और B जो है इनके अंदर क्या रिलेशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB दिया हुआ है, देन दो संभावनाएं होंगी, या तो क्या होगा, A इज इक्वल टू B होगा, आइदर A इज इक्वल टू B, या फिर दूसरी संभावना ये हो सकती है कि n है जो हमारा वो A प्लस B के इक्वल होगा, या तो A इज इक्वल टू B या फिर n इज इक्वल टू A प्लस B। अगर ये यहाँ पीछे शायद हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू A प्लस B। अगर NCA इज इक्वल टू NCB दिया है तो इसका मतलब या तो A और B दोनों इक्वल होंगे या फिर n इज इक्वल टू A प्लस B होगा। कारण सिंपल है, हमने अभी भी जो प्रॉपर्टी पढ़ी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। देखिए, अगर या तो A और B सिंपली सीधा सीधा इक्वल हो जाते फिर तो कोई समझाने की बात ही नहीं है, NCA इज इक्वल टू NCA वो तो होगा ही। दूसरी जो बात है वो यहाँ से आ रही है कि अगर देखिए NCR और NCN माइनस आर इक्वल है तो यहाँ से इन दोनों का जो सम है देखिए वो कांस्टेंट आ रहा है, और किसके इक्वल आ रहा है, अगर इसे A समझे आप और इसको समझे B, n माइनस आर को, तो यहाँ से हमें मिल रहा है A प्लस बी इज इक्वल टू n। तो अगर NCA इज इक्वल टू NCB दिया हुआ है तो या तो A इज इक्वल टू B होगा या फिर A प्लस बी इज इक्वल टू n होगा। अगर हमें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से दे दिया जाए, अगर बोला जाए 15CR इज इक्वल टू 15C 2R माइनस 3 है, तो R की वैल्यू क्या होगी। अगर 15CR इज इक्वल टू 15C 2R माइनस 3 दोनों इक्वल दिए गए तो हमें कहा जाए R की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो देखिए दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि हमारा जो A है यानी कि R इज इक्वल टू 2R माइनस 3 होगा, या फिर दूसरी संभावना ये है कि n इज इक्वल टू A प्लस बी होना चाहिए, यानी R प्लस 2R माइनस 3। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। अगर फर्स्ट की बात करें तो इससे तो देखिए हमें मिल रहा है R इज इक्वल टू 3, और अगर इस सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल रही है 6, 3R इज इक्वल टू 18 एंड R इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमें R की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं, R की वैल्यू 3 होगी या फिर 6, दोनों केसेस में ये सेम आएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो भी इसी प्रॉपर्टी से बनी है, प्रॉपर्टी नंबर 3।
देखिए हमने कहा है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। इसका मतलब ये हुआ कि एन सी जीरो और एन सी वन इन दोनों, सॉरी एन सी एन, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी और वो हम भी हमने देखा 1 होगी। ठीक है, अब अगर मैं एन सी वन की वैल्यू बात करूं तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो होनी चाहिए एन सी एन माइनस वन के इक्वल। इसी तरह से एन सी टू की बात करूं तो ये आना चाहिए एन सी एन माइनस टू के इक्वल। अब देखिए ये जो वैल्यू थी हमारी, ये दोनों इक्वल होंगी और किसके इक्वल होंगी, 1 के। उसी तरह से ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होंगी और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के। अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखो वो भी इक्वल होगी और वो होगी n इंटू एन माइनस वन बाई टू के। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो इसका मतलब ये है कि देखिए हम जब एन सी जीरो से एन सी एन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे सारी टर्म लिखूं एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू एंड इसी तरह से चलता जाऊं और एन सी एन तक लिखूं, तो इनमें क्या चेंज हो रहा है, इनकी वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है या कम हो रही है वो देखें। तो जैसे जैसे आप देखिए एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बढ़ रही है। मतलब अगर यहाँ से अगर मैं एन सी जीरो की वैल्यू निकालूं, उससे बड़ी एन सी वन होगी, उससे बड़ी एन सी टू होगी, मगर लास्ट में एन सी जीरो जो है वो एन सी एन के इक्वल है। मतलब ये हुआ कि पहले तो इनकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये कहीं मिडल तक बढ़नी चाहिए और उसके बाद इनकी वैल्यू जो है वो वापस वहीं पे पहुंचेगी, मतलब कम होना शुरू हो जाएगी। तो एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक हम अगर टर्म्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, तो ये पहले तो ऐसे बढ़ेगा, फिर मिडल टर्म तक पहुंचने तक ये बढ़ता रहेगा और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर मुझे पूछा जाए भी एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, इनमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, तो हमें लगता है यार सबसे बड़ी टर्म होनी चाहिए जो बीच में आएगी बिल्कुल सेंटर में, यानी कि मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म सबसे बड़ी टर्म होनी चाहिए, मगर मिडिल टर्म में भी एक प्रॉब्लम है। देखिए अगर मैं एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं एन की वैल्यू ले लेता हूँ 5, तो n की वैल्यू 5 लेने से मुझे मिलेगा, सॉरी चलो 6 से लेते हैं पहले। n की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 से 0 और 6 से 6 इनकी वैल्यू बराबर होगी, कितनी होगी इनकी वैल्यू 1। फिर 6 से 1 और 6 से 5 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी विच इज इक्वल टू 6, चेक करके देख सकते हैं बढ़ रही है वैल्यू देखिए। फिर उसके बाद 6 से 3 और 6 से 2 और 6 से 4 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बढ़ रहा है। ठीक है, और इनकी वैल्यू अगर हम देखें कितनी आ रही है कैलकुलेट करके, तो 6 से 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 और फिर ऊपर जाएगा 6 से 3, ये मिडल टर्म हुई और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 6 इंटू 6 से 3 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 6 को 3 टर्म्स तक खोल ले, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो ये 20 आ रही है। देखिए तो 6 से 3 की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आ रही है, 20 आ रही है। तो नेचर क्या है, पहले ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा है मिडिल टर्म तक और फिर साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये मिडिल टर्म की वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी आ रही है। मगर यहाँ पर जो मैंने n लिया था वो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 ले ली थी। अब 6 लेने से जैसे n इज इक्वल टू मैंने 6 लिया तो 6 से 0 से 6 से n तक जब हम बढ़ रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है और यहाँ मिडिल टर्म मिल रही है हमें, क्योंकि 6 से 0 से 6 से 6 तक जाएंगे टोटल 7 टर्म होगी तो ये मिडिल टर्म आएगी। बट यहाँ पर अगर मेरा n जो है वो 5 होता, सपोज मैं 5 से 0 से स्टार्ट करूँ, तो 5 से 0 एंड 5 से 5 इन दोनों की वैल्यू सेम होगी विच इज 1। 5 से 1 और 5 से 2 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, सॉरी 5 से 4 विच इज इक्वल टू 5। उसके बाद 5 से 2 और 5 से 3 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, वो होगी 10। तो यहाँ पर भी बिहेव तो वही आ रहा है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया, मगर यहाँ पे मिडल में एक टर्म नहीं 2 टर्म मिल रही हैं जिनकी वैल्यू हाईएस्ट है 10 के इक्वल है। देखिए तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी,
तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी ये बनी कि अगर हमें NC 0 से लेके NC N तक सभी में से पूछा जाए मैक्सिमम क्या आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी जो भी उसका नंबर है वो देख लेते हैं। अगर हमें कहा जाए मैक्सिमम ऑफ NC 0, NC 1, NC 2, इस तरह से अगर हम NC N तक सभी वैल्यूज में NC 0 से लेके NC N तक में पूछा जाए हमसे सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, तो इसका आंसर डिपेंड करेगा N के ऊपर। अगर N इवन है, जैसे अभी हमने किया N 6 है, अगर N इवन है तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये देखो अगर N, ये नंबर ऑफ टर्म जो है हमारी वो है N+1। NC 0 से लेके NC N तक जाएंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स N+1 आ रही है। अगर ये n नंबर ऑफ टर्म्स N+1 है, n इवन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिडल में एक टर्म मिलेगी और वही सबसे बड़ी टर्म होगी, और वो सबसे बड़ी टर्म होगी NC n/2। NC n/2 इनमें सबसे बड़ी टर्म होगी। अगर n इवन है तो एक ही टर्म मिडल टर्म आएगी और वो ये वाली होगी, और यही सबसे बड़ी टर्म आएगी। दूसरी बात, अगर n हमारा ऑड है, इफ n इज ऑड, ये बात हो रही है जब n इवन था। अगर n हमारा ऑड है, उस केस में जैसे n हमारा 5 था, जैसे तो 5 होगा तो n इसमें नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएंगी, n की वैल्यू 7 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएंगी। तो उस केस में मिडल में एक नहीं दो टर्म ऐसी मिलेंगी जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और उसका नंबर होगा NC n-1/2 और दूसरा होगा NC n+1/2। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी और NC 0 से लेके NC N तक में सबसे बड़ी होगी। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए इसमें ऐसे पूछा हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑफ बताइए 10C0, 10C1, 10C2 एंड सो ऑन अप टू 10C10। 10C0 से लेके 10C10 तक में जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू बताइए। तो n इसमें इवन है तो मतलब सबसे बड़ी टर्म होगी NC n/2, दैट इज 10C5। अगर हमें कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू बताइए 15C0, 15C1, 15C2 एंड सो ऑन अप टू 15C15 में, अगर हमें इनमें सबसे बड़ी टर्म बतानी है तो वो कौन सी होनी चाहिए। अब n ऑड है तो n c, यहाँ पे क्या था n-1/2, n-1/2 का मतलब यहाँ पर कितना होगा 15-1/2 विच इज 7। तो 15C7 और नेक्स्ट वाला NC n+1/2 यानी 15C8। ये दोनों टर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और ये दोनों की वैल्यू इक्वल भी होगी। तो इस तरह से अगर हमें NC 0 से लेके NC N तक में सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी मुझे ध्यान में नहीं है, एक बार प्रॉपर्टी का नंबर देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर शायद 3 है ये। ओके, एक मिनट, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई है हमारी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है भाई, अगर NCR हमें दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं N/R, N-1 CR-1, इस तरह से। मतलब ये NCR है तो इसमें ऊपर एक n को यहाँ नीचे लिया मल्टीप्लाई में और r को भी नीचे ऐसे डिवाइड में लिख लिया और दोनों में एक एक कम कर दिया। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहोगे ये कैसे बनी है, क्यों है इस तरह से, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर हम NCR को लिखें तो NCR की वैल्यू होनी चाहिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये NCR की वैल्यू है। और अगर हमें n-1 CR-1 की वैल्यू पूछी जाए तो वो होनी चाहिए n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, सॉरी r-1 फैक्टोरियल। फिर इन दोनों का डिफरेंस होता है और इन दोनों का डिफरेंस लेके देखिए वो n-r ही आ रहा है। तो ये है हमारा n-1 CR-1। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है इसमें देखो n फैक्टोरियल को अगर मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। उसी तरह से जो नीचे r फैक्टोरियल है इसे भी मैं r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ।
और इसे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, इस वाले में n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए ये जो हमारे पास है ये वाला नीचे देख सकते हैं n माइनस वन सी आर माइनस वन बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो एन सी आर है इसमें n बाई आर बाहर था, और इसे मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है। देखिए एन सी आर इज इक्वल टू n बाई आर और n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप चाहो तो और भी इसमें आगे एक्सपेंड कर सकते हो। इसी को अगर आप आगे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए n बाई आर तो एज इट इज। अब इस वाले सेकंड वाले पे अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ जो एन सी आर पे लगाई थी, तो क्या करेंगे, इसका जो n माइनस वन है वो आगे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो r माइनस वन था वो भी नीचे लाके डिवाइड कर दिया, और फिर दोनों में एक एक कम कर दे, यानी कि n माइनस टू सी आर माइनस टू। तो हम इस तरह से जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका भाई, देखिए अगर मुझे ये सपोज कीजिए दिया है 20C7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 को आगे लाऊं और 7 को नीचे डिवाइड कर दूं, तो ऊपर एक कम करूँ तो 19 और नीचे एक कम करूँ तो 6। तो इसमें इसे 20C7 को मैं लिख सकता हूँ 20/7 इंटू 19C6। इसी तरह से इसे मैं और कम छोटा करना चाहूँ तो 20/7 तो था ही, इसको 19 ऊपर और 6 नीचे, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एक एक कम कर दे, सॉरी यहाँ पे 19 है, और ये बन जाएगा 18C5। और भी अगर आप छोटा करना चाहें जहां तक जरूरत हो कर सकते हैं, 20/7 एज इट इज, 19/6, और अब इसको लिखा जा सकता है कितना, 18/5, और ये बन जाएगा 17C4। तो इस तरह से हमें अगर ज़रूरत हो तो हम इसे छोटा कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4।